नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबद। शेयर बाजार की अगर बात की जाए तो मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी मुनाफा वसूली हावी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो ग्लोबल संकेत है ना वो कमजोर नजर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 21,500 के नीचे कारोबार कर रहा है। ग्लोबल तेल सप्लाई प्रभावित होने की वजह से क्रूड की कीमतें थोड़ी चढ़ी हुई नजर आ रही हैं। सोना चांदी जो है वो दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। एशियाई और अमेरिकी वायदा बाजारों में नरमी दर्ज की जा रही है। इससे पहले सेंसेक्स कल 168 अंक गिरकर 71,315 पर बंद हुआ। इन सभी बातों का करेंगे जिक्र, लेकिन सबसे पहले रुख आर्थिक टॉप लाइंस पर। सिम कार्ड के लिए बायोमेट्रिक पहचान जरूरी होगी। टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 लोकसभा में पेश। इस विधेयक से इंटरनेट आधारित कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप्स को भी टेलीकम्युनिकेशन के दायरे में लाया जाएगा। अब अनचाहे मैसेजेस से मिलेगा छुटकारा। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल को मिलेगा एशियाई विकास बैंक का साथ। इस रैपिड रेल के गलियारे के निर्माण और औद्योगिक विकास के लिए 25-25 करोड़ डॉलर के 2 ऋणों को मिली है स्वीकृति। पॉपुलर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप से यूजर्स को जल्द चैट फिल्टर फीचर मिलेगा, जिसके जरिए यूजर्स चैट को बेहतर ढंग से कर पाएंगे मैनेज। हालांकि अभी ये फीचर टेस्टिंग फेज में है। और सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन आज बढ़त के साथ खुले हैं भारतीय शेयर बाजार और सेंसेक्स में बढ़त दर्ज की गई है। निफ्टी में भी दिखाई दे रही है तेजी। तो इकोनॉमी टुडे की शुरुआत करते हैं सबसे पहले अच्छी खबर के साथ। टैक्स कलेक्शन, जी हां, इसके मोर्चे पर गुड न्यूज सामने आई। फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो नेट यानी ग्रॉस डायरेक्ट कलेक्शन था उसमें 17% से ज्यादा का उछाल दिखा गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने अपने बयान में कहा, नेट डायरेक्ट टैक्स संग्रह जो है वो चालू वित्त वर्ष में अब तक 20% से ज्यादा बढ़कर 13.70 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। एक साल पहले की समान अवधि में ये जो आंकड़ा है वो 1 लाख करोड़ रुपए रहा था। चालू वित्त वर्ष में नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बजट अनुमान के भी 75% पहुंच गया है और इसमें पर्सनल इनकम टैक्स के साथ साथ कॉर्पोरेट टैक्स शामिल है। और जिस तरह से रिफंड भी रिकॉर्ड स्तर पर जारी किए गए हैं, ये अर्थव्यवस्था की एक बेहतरीन सेहत को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद क्रांतिकारी परिवर्तन आया। उनका मानना है कि अब योजनाओं का क्रियान्वयन तेज गति से होता है और इस अवसर पर उन्होंने पीएमजीएम राष्ट्रीय मास्टर प्लान यानी कि प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान जो है उसमें विकास के साथ साथ इसकी एक केस स्टडी के जो 2 वॉल्यूम्स है उनका उद्घाटन किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। कैसे गेम चेंजिंग काम मोदी जी के नेतृत्व में सरकार और राज्य सरकारें कर पा रही है, इसका व्यापक विस्तार हो रहा है। अब एरिया डेवलपमेंट अप्रोच से जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं उसके पूरे एरिया में कैसे समृद्धि आए, कैसे पूरे एरिया में डेवलपमेंट के लिए क्या क्या और आवश्यकता है उस पर काम साइमल्टेनियसली करें, एक साथ करें, उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है। और अब भारत आगे आने वाले वर्षों में मांगने वाला देश बनने के बदले देने वाला देश बनेगा। और इसीलिए जो प्रधानमंत्री गति शक्ति है उसे वैश्विक स्तर पर भी ले जाने की फुल प्रूफ तैयारी हो गई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे दुनिया भर के बाजारों का हाल। जुड़े रहिए आप इकोनॉमी टुडे के साथ। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है।
और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर आईपीएफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? एनएसई की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए अब जानते हैं दुनिया भर के बाजारों का हाल। सबसे पहले रुक करते हैं गिफ्ट निफ्टी का। शुरुआती जो इंडिकेटर आ रहे थे उसमें गिफ्ट निफ्टी बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं कि सपाट कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 21,466 का लेवल, लेकिन यहाँ पर 19 अंकों का दबाव देखा जा रहा है। इसके क्यूज़ को भारतीय बाजारों ने तो खैर फॉलो नहीं किया। यहाँ पर भारतीय बाजार जो है वो बढ़त के साथ खुले। एक रुख लेते हैं कि सेंसेक्स इस वक्त किस तरह से ट्रेड करें। सेंसेक्स में 71,360 से ज़्यादा का लेवल है और 54 अंकों की बढ़त यहाँ नज़र आ रही है। हमने कल मुनाफा वसूली हावी होती हुई देखी थी। एक करेक्शन की उम्मीद भारतीय शेयर बाजार कर रहे थे। शुरुआत कल मुनाफा वसूली से हुई। रुख करते हैं निफ्टी का। निफ्टी का इंडाइस क्या कह रहा है? देखिए, निफ्टी के इंडाइस में भी सपाट कारोबार होता हुआ नज़र आ रहा है। और आज तो 6 ऐसे IPOs हैं जो बाज़ार में एंट्री करने वाले हैं, उस पर भी रहेगी हमारी नज़र। और इस तरह से उन स्टॉक्स का एक रुख लेते हैं जहां ये मार्केट को सपोर्ट और चीयर करने का काम करते हैं। ONGC, कोल इंडिया, नेस्ले इंडिया, ब्रिटानिया, सन फार्मा, 2 बड़े दिग्गज FMCG काउंटर्स, एक डिफेंसिव स्टॉक सन फार्मा, कोल इंडिया और ONGC, तमाम ये जो स्टॉक्स हैं वो भारतीय शेयर बाजार में मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। हैवी वेट स्टॉक्स हैं ये सारे, जो टॉप गेनर्स के चार्ट को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। एक रुख खास तौर पर उन लूजर्स पैक पर जहां पर प्रॉफिट बुकिंग निवेशक कर सकते हैं। यहाँ TCS काउंटर 1% की गिरावट के साथ, HDFC बैंक, टाइटन, L&T और कोटक बैंक, बैंकिंग के 2 काउंटर्स हैं जहां पर गिरावट देखी जा रही है। रुक करते हैं अब हम अमेरिकी बाज़ारों का। अच्छा, अमेरिकी बाज़ारों में क्योंकि एप्पल को लेकर एक पेटेंट विवाद चल रहा है, इस वजह से आप देखिए डाउ सपाट दायरे के साथ बंद होता हुआ, S&P 500 और नास्डैक में मामूली बढ़त देखी जा रही है। और अभी कुछ दिनों के अंदर थैंक्स गिविंग के साथ साथ जो न्यू ईयर है उसको लेकर ये जो अमेरिकी बाज़ार है वो 1 हफ्ते के लिए बंद होंगे। और जिस तरह से यूरोपियन बाज़ारों की अगर बात की जाए, ख़ास तौर पर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा है वो आने वाला है। बाजार थोड़ा संभलता हुआ उससे FTSE, कैक और डैक्स, FTSE में मामूली बढ़त और कैक और डैक्स गिरावट के साथ कारोबार करते हैं। एशियाई बाजारों का रुख करें तो जापान का जो बैंक है, जापानी बैंक पर नीचे निकाई में आप देखिए गिरावट नजर आ रही है। यानी कि पूरा जो एशियाई बाजार है 2 वजहों से इस वक्त मुनाफा वसूली हावी है। पहला, जापान का जो बैंक है उसके पॉलिसी का अनाउंसमेंट होने वाला है। दूसरी बात बड़ी है कि जापान की निप्पन कंपनी बहुत जल्दी US में सबसे बड़ी स्टील कंपनी का टेक ओवर करने वाली है, उससे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है। क्रूड 78 रुपये प्रति बैरल, यानी क्रूड सप्लाई ऊपर जाती, क्रूड सप्लाई क्योंकि प्रभावित हुई, जैसी प्रभावित हुई आप देख सकते हैं कि क्रूड के प्राइसेस थोड़ा ऑफ टेक करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो कमोडिटी मार्केट में इस वक्त अगर देखा जाए तो सोना और चांदी दायरे के साथ कारोबार करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वहीं जो क्रूड है वो $78 प्रति बैरल के आसपास। हमने इससे काफ़ी नीचे का लेवल पिछले 2 हफ्तों देखा था, लेकिन एक अपटिक क्रूड ऑयल में यहाँ नज़र आ रहा है। तो ये तो हमने आपसे साझा किए तमाम बाजारों के हाल, बात की गई कमोडिटी मार्केट की, लेकिन हम जानेंगे ET फोकस में आज के लिए खास क्या है आपके लिए, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब बात करते हैं आज के ET फोकस से जुड़ी हुई। तो आज बात हम करने वाले हैं डिजिटल ट्रांजैक्शंस और भुगतान की। भारत ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की है। अगर हम करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो अक्टूबर के महीने तक UPI के जरिए तमाम ट्रांजैक्शंस किए गए, उन्होंने रिकॉर्ड 7,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया। भारत में डिजिटल पेमेंट हो या सरकारी योजनाओं में लाभार्थियों को जो डिजिटल हस्तांतरण है यानी DBT, उसके जरिए मिलने वाला धन या टोल प्लाजा पर
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए होने वाला भुगतान हो। भारत नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और आम आदमी के जीवन में डिजिटल प्रक्रियाएं बहुत बड़ा बदलाव ला रही हैं। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनकर उभरा है। देश में लगातार यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन नई ऊंचाइयां छू रहा है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में अक्टूबर तक यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन ने रिकॉर्ड 7,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। इस दौरान कुल 108 लाख करोड़ रुपए का लेन देन यूपीआई के जरिए किया गया। पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत इंटरफेस फॉर मनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भीम यूपीआई, तत्काल भुगतान सेवा IMPS और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन NETC सहित डिजिटल भुगतान के विभिन्न आसान और सुविधाजनक तरीकों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। व्यक्ति से व्यक्ति यानी कि P2P के साथ साथ व्यक्ति से व्यापारी P2M भुगतान को बढ़ाकर डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को बदल दिया गया है। भीम यूपीआई नागरिकों के पसंदीदा भुगतान मोड के रूप में उभरा है। आज भारत हर चुनौती को पार करते हुए डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 बना है। आज भारत हर बाधा से निकलकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में लीड कर ले रहा है। आज भारत स्टार्टअप्स की दुनिया में टॉप 3 में है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्किल्ड पूल अपने आप बना रहा है। नकदी के विपरीत भीम यूपीआई और IMPS जैसे डिजिटल मोड का उपयोग करके पैसा तुरंत लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके अलावा भीम यूपीआई मोड का उपयोग करके कोई भी मोबाइल नंबर या याद रखने में आसान वर्चुअल भुगतान पते का उपयोग करके मोबाइल फोन के माध्यम से डिजिटल लेन देन कर सकता है। भीम यूपीआई ने एक ही मोबाइल ऐप में कई बैंक खातों तक पहुँच सक्षम कर दी है, जिससे भुगतान में आसानी हो गई है। डिजिटल भुगतान किसी भी समय कहीं भी खातों तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे नागरिकों के लिए अपने खातों में भुगतान प्राप्त करना और अपने फोन का उपयोग करके भुगतान करना भी आसान हो जाता है। हाल ही में लॉन्च किया गया UPI 123 पे फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को सहायक वॉइस मोड में UPI के माध्यम से डिजिटल लेन देन करने में सक्षम बनाता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेन देन और वित्तीय समावेशन की सुविधा मिलती है। पहले सरकारी योजनाओं से जुड़े नकद भुगतान में काफी भ्रष्टाचार होता था और लाभार्थी को या तो भुगतान नहीं पहुंचता था या पूरा नहीं पहुंचता था, लेकिन अब भुगतान के डिजिटल तरीकों के माध्यम से लाभ सीधे लक्षित लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। चंद्रशेखर जोशी की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। और इसी बड़ी उपलब्धि पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रशांत कुमार गोयल, संयुक्त सचिव वित्तीय सेवा विभाग। डॉक्टर प्रशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। सबसे पहला सवाल तो यही है कि जिस वित्तीय समावेशन की यात्रा हमने 2014 में शुरू की थी और ये जो उपलब्धि हमने आज हासिल की है, सफ़र लंबा रहा। इस उपलब्धि को आप खास तौर पर तमाम उन लोगों को साथ में जोड़कर कैसे देखते हैं? नमस्कार अंचल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो डिजिटल ट्रांजैक्शन की डिजिटल जर्नी पे हमने 10 साल पहले शुरू किया था, उसमें सबसे बड़ी रेवोल्यूशन मैं बोलूंगा कि यूपीआई के द्वारा आई है। 2016-17 में यूपीआई बिल्कुल 2 करोड़ पे था, जो आज की डेट में अगर हम देखें तो एक महीने में हम 1100 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन इसमें यूपीआई के माध्यम से कर रहे हैं जी। और इसमें पूरे देश में 30 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अपने डेली लाइफ में मतलब इसको यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा स्ट्रीट वेंडर हो, हॉकर हो, चाहे बड़े से बड़े दुकानदार हो, चाहे हम इंटरनेट के माध्यम से कोई पेमेंट कर रहे हो, चाहे कोई सामान खरीद रहे हो। आजकल हर व्यक्ति जो है वो यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है और जो नहीं कर रहा है अभी भी, उनसे मेरी ये गुजारिश रहेगी कि वो यूपीआई का इस्तेमाल करें। ये बहुत ही सेफ और बहुत ही कन्वीनियंट एक तरीका है जिससे आप अपना लेन देन और अपना भुगतान कर सकते हैं। डॉक्टर प्रशांत, हमने ये देखा कि जब हम डीबीटी की बात करते हैं यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसमें पहले कई लीकेजेस के बारे में बात की जाती थी मिडिलमैन की वजह से, लेकिन क्योंकि यूपीआई की वजह से और ख़ास तौर पर अब सीधे आपके बैंक खाते तक आपकी रकम पहुंचती है, कितना बड़ा सहायक आप मानते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को, जिसने
इस डीबीटी की प्रक्रिया को भी बहुत मजबूत किया? मैं ये कहूंगा कि सरकारी योजनाओं का जो लाभ है उसको बिल्कुल जो सही लाभार्थी है उस तक पहुंचाने में डिजिटल भुगतान का यूपीआई का बहुत बड़ा हाथ है। अभी आपको ज्ञात होगा कि सभी बैंक खातों को आधार से लिंक कर दिया गया है जी। और इसमें गवर्नमेंट की जितनी सब्सिडी है, विभिन्न विभागों की सब्सिडी स्कीमें हैं, वो सीधा आधार के माध्यम से व्यक्ति के बैंक खाते तक जाती है जी। और उसके बाद वहां से यूपीआई के माध्यम से आप भुगतान कर सकते हैं। रमेश, इसमें हमने एक चीज़ भी समझी कि हमारे इस यूपीआई मॉडल को कई देशों ने सराहा और हम इसे अलग देशों के साथ भी साझा करने की तैयारी में हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से डिजिटल क्रांति के स्वरूप में यूपीआई आगे आया, वो जो एक हिचक थी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर, वो खत्म होती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल सही बात है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आज की डेट में छोटे से छोटा जो व्यापारी भी है, कारोबारी है, सब्जी बेचने वाला भी है, वो भी बड़े आराम से यूपीआई का इस्तेमाल करता है। और हमारी यूपीआई की जो सक्सेस है इसको देख के बहुत सारे देश आगे आ रहे हैं जो हमसे टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं और साथ के साथ जो एक देश से दूसरे देश में भुगतान करना है और सामान यहाँ पे बैठे आपको सिंगापुर में सामान खरीदना है या कुछ करना है तो उसके लिए भी दूसरे देशों से बातचीत चल रही है और वो दिन बहुत दूर नहीं है जब आप यूपीआई के माध्यम से दूसरे देश में पैसा भेज पाएंगे और दूसरे देश में सामान खरीद पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे आगे भी चर्चा करेंगे लेकिन समय हमारे पास कम है और अब सीधे आपको लिए चलते हैं। माननीय केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें, आइए सुनते हैं। वर्ल्ड के अंतर्गत आया है। 2021 में हमने 29 दिन में एक यूनिकॉर्न की स्थिति को प्राप्त किया है। अब 2022 में वो संख्या जो दिवस है वो घटकर 9 हो गए हैं। तो ये तेज़ी से आज भारत के जो विषयों को हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। फिर क्लाइमेट एक्शन में मैंने आपको बताया है कि हमने दुनिया में क्लाइमेट एक्शन के लिए क्लाइमेट एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम दिए हैं। जैसे स्वीडन के साथ मिलकर अभी कॉप में भी प्रधानमंत्री जी के साथ हमारा लीड आईटी, लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, कि आखिर हमको ग्रीन ग्रोथ करनी है, ग्रीन इंडस्ट्री करनी है और जो हार्ड टू अबेट इंडस्ट्री है जैसे स्टील सेक्टर है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, जैसे सीमेंट सेक्टर है, एल्यूमिनियम सेक्टर है, इसमें हम हार्ड टू अबेट इंडस्ट्री को कैसे ग्रीन ग्रोथ में करें। और भारत ने 2019 में शुरू करा था। इस कॉप में प्रधानमंत्री जी और स्वीडन के प्रधानमंत्री ने इसका लीड आईटी 2.0 शुरू करा है। दुनिया भर में पर्यावरण के कारण जो लगातार हम देखते हैं तूफान वगैरह आते हैं, इसमें ऐसा कॉलेशन बनाया जाए जो विध्वंस होने वाले जो पर्यावरण के कारण हम कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कॉलेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसको कहते हैं अपने परस्पर अनुभवों को कैसे क्षमताओं को विकसित करें। तो भारत ने CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्लाइमेट एक्शन ग्रुप बनाया है। उसके साथ ही साथ अभी जो पूरे दुनिया में ज़मीनों को का जो जंगल समाप्त हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, उसके लिए भारत ने इसी कॉप में UAE के साथ मिलकर ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्योंकि अब तो कॉप में भी कहा गया है कि सबको अपने रिन्यूएबल की क्षमता को पूरी दुनिया मिलकर के उसमें 33%, 1/3 को और क्षमता को वृद्धि करें। हालांकि मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि हमने 2015 में पेरिस एग्रीमेंट के बाद जो अपने अपने नेशनल NDCs देने थे, उस NDCs में हमने विशेष रूप से अपनी क्षमताओं को 9 साल पहले पूरा किया। चाहे सोलर रिन्यूएबल की क्षमता हो, चाहे कार्बन एमिशन को कम करने की क्षमता हो, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए बिग कैट अलायंस बनाया। तो भारत ने अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ाया है। और इसलिए जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने स्टेचर को बढ़ाया है, तो आपको ये ध्यान में आएगा कि हम एक जेनेरिक मेडिसिन में लीडिंग प्रोड्यूसर बने हैं। हमने नई टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर के सिस्टम को खड़ा किया है। हमने कंट्रीज़ ने अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है और इसलिए भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है वो लगातार बढ़ रही है, लगातार शाइन हो रही है। और इसको अगर कुछ आंकड़ों के साथ अगर आप देखें तो आपको ध्यान में आएगा कि ये क्षमताएं कैसे बढ़ेंगी। केवल कुछ आंकड़े लास्ट में मैं आपके सामने बोलना चाहूँगा कि हमने
आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरह से यूनिकॉर्न के क्षेत्र में हम तीसरे नंबर पर हैं और भारत का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो लगातार प्रगति के पथ पर दौड़ रहा है और भारत को आज सॉल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पर एक फैसिलिटेटर के तौर पर देखा जा रहा है। चाहे पर्यावरण का क्षेत्र हो, आर्थिक प्रगति की हम बात करते हैं और हम सभी जो विकासशील और विकसित देश हैं उन्हें साथ लेकर चलते हैं, यानी वसुधैव कुटुंबकम की और समावेशी सोच की जो भावना है उसके साथ भारत आगे बढ़ता है। चलिए वापस रुक करते हैं इकोनॉमी टुडे का और बात करते हैं दिल्ली के प्रगति मैदान की, जहां पर एस टेक एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया। विभिन्न क्षेत्रों के निर्माण में अपना योगदान देने वाले देश की जानी मानी कंपनियां इस एक्सपो में हिस्सा लेने के लिए पहुंची और उत्तर भारत में मशहूर घरों के निर्माण में एक बड़ा मकाम हासिल कर चुकी जो कंपनियां हैं वह यहाँ पर स्टॉल लगाती हुई नजर आई और कई नए उत्पादों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया, यानी कई लोगों को मौका मिला है यहाँ पर निवेश आकर्षित करने का। बहुत सारे नए प्रोडक्ट जिसको बोलना चाहिए वैल्यू एडिड प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया है। ये सारे वो प्रोडक्ट हैं बेसिकली अगर मैं बातचीत करूँ सोल्यूशन प्रोवाइडर है। ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि हर घर में एक दिक्कत बहुत ज़रूर रहता है कि सीलन की दिक्कत आती है। इस बात से हर आदमी बहुत परेशान है बेसिकली। दूसरा एक बात हो रहा है जो पेंट है, हम लोग इस तरह का पेंट बनाते हैं बहुत ही लॉन्ग लाइफ चलता है बेसिकली। आजकल छोटे छोटे जो चैलेंज आते हैं घरों के अंदर वो सारी चीज़ों का जो सोल्यूशन है स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का भी विजन है मेक इन इंडिया का, सो हमने कहीं ना कहीं ये ठान लिया था कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स क्रिएट करेंगे कि जिसके बाद कि डेफिनेटली किसी को बाहर जाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। सो हम यहीं पे उनको एक कॉस्ट इफेक्टिव रेंज के अंदर, जिसे हम कहते हैं अफोर्डेबल लग्जरी भी है हमारे पास, और एक कॉमन इंसान की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक इकोनॉमिकल रेंज के भी मिरर्स अवेलेबल हैं। सो हम लोग समझ लीजिए कि 1000 रुपये से लेके और 1.5 लाख रुपये तक अगर किसी को मिरर्स चाहिए तो हमारे पास सारी रेंज अवेलेबल है। और एक नज़र कारोबार जगत की अन्य खबरों पर फटाफट अंदाज में। चलिए अब आपको लिए चलते एक बड़ी खबर की ओर। हम दिखा रहे हैं कि संसदीय दल की जो बैठक चल रही है जिसमें प्रधानमंत्री भी हैं, ये आपको दिखाएं तस्वीरें हम साझा कर रहे हैं आपके साथ। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और आप देख सकते हैं कि संसदीय दल की बैठक चल रही है भाजपा की, जिसमें प्रधानमंत्री इसकी अगुवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ आप केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को देख सकते हैं और संसदीय दल की जो ये बैठक है ये संसद भवन में चल रही है। शीतकालीन सत्र चल रहा है और कई अहम विधेयक जो हैं वो लोकहित और जनहित से जुड़े हुए हैं जो पारित हो चुके हैं और अभी आने वाले इस हफ्ते में, क्योंकि ये लास्ट वीक है, उसमें पारित होने ज़रूरी हैं। इसी पर बात करने के लिए अनुज यादव हमारे साथ जुड़ गए। अनुज, संसदीय दल की बैठक जिसकी अगुवाई प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्या एजेंडा है आज का? देखिए, बीजेपी संसदीय दल की बैठक बिल्कुल चल रही है और इसमें दोनों सदनों, चाहे लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की, सभी सांसद इसमें शामिल हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अगुवाई कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है आंचल कि जिस तरीके से संसदीय दल की बैठक होती है तो उसमें जो दिशा निर्देश हैं प्रधानमंत्री की तरफ से दिए जाते हैं कि आने वाले समय में किस तरीके से पार्टी को काम करना है, बीजेपी संसदीय दल के जो नेता हैं उनको किस तरीके से काम करना है, सदस्यों को काम करना है। पिछली अगर मैं कई बैठकों की बात करूं तो प्रधानमंत्री हमेशा इस बात पर जोर देते रहे हैं कि सांसद जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्रों के अंदर जाएं, अपनी जनता के बीच में रहें और सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो जनता के बीच में पहुंचने चाहिए, अंतिम पायदान के व्यक्ति तक। तो बिल्कुल इस पर रहेगी हमारी खास नजर। संसदीय दल की जो बैठक चल रही है उसकी अगुवाई प्रधानमंत्री कर रहे हैं। शीतकालीन सत्र इसी हफ्ते में ये जो सत्र है वो समाप्त होगा और कई अहम विधेयक जो है चर्चा के लिए पारित होने के लिए पटल पर रखे जाएंगे आज भी। तो फिलहाल इकोनॉमी टुडे में इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी एक नए फोकस के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। मुस्कुराते रहिए, सशक्त रहिए। नमस्कार।